ओके। सो आज हम लोग थोड़ा और समझते हैं पावर प्लांट को बढ़िया से। कल हमने एचएमपीटी देखा था, स्टीम टरबाइन का एचएमपीटी, हीट मास बैलेंस डायग्राम। क्या हो रहा है, स्टीम आ रहा है टरबाइन पे, 65 केजी प्रेशर, 485 डिग्री टेम्परेचर। जरूरी नहीं है इतना ही, अलग अलग टरबाइन का अलग अलग डिजाइन होगा, लेकिन हम एक पकड़ के चल रहे हैं। 15 मेगावाट का प्लांट है, 65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है, 485 ±5 डिग्री का टेम्परेचर में ले रहा हूं। तो 15 मेगावाट के लिए मुझको 60 टन पर आवर का स्टीम चाहिए, जिसमें एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 3382 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये वाला ड्राइंग हर एक टरबाइन के लिए आपको मिलेगा। इसको कहते हैं हीट मास बैलेंस डायग्राम। अगर हम देखें तो 63 टन का स्टीम आके टरबाइन में आएगा, यहां से कंडेंसर पे आएगा कितना टन, 54.8। सो जो स्टीम नहीं निकल रहा है कहा जा रहा है, एक ब्लीड स्टीम निकल के जा रहा है 8 टन का, और ग्लैड स्टीम जो है वो 0.2 टन का ग्लैड स्टीम में जा रहा है। तो टोटल जोड़ के देखो कितना मिल गया मुझको, 63 टन का स्टीम फ्लो में। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कभी एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है ना। जितना चार्ज घुसेगा उतना चार्ज निकल जाएगा, किरचॉफ्स केसीएल, किरचॉफ्स करंट लो। उसी तरीके से ना तो फ्लो जब होगा तो यहाँ पे क्या है कि ना मास एक्यूमुलेट हो सकता है, ना ही हीट एक्यूमुलेट हो सकता है। अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, हीट एक जगह गर्म हो जाएगा, गर्म जो नॉर्मल फ्लो है उससे कम अगर आ रहा है, निकल के आ रहा है, इसका मतलब हीट कहीं ना कहीं पे जा रहा है, या फिर मास कहीं ना कहीं पे रुक रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जितना मास फ्लो करना है उतना करेगा। ये क्या है, ये वर्किंग फ्लूइड, ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करा रहा है जगह जगह। स्टीम क्या कर रहा है, स्टीम वर्कर है, लेबर है, वो एनर्जी को उठा के लेके आ रहा है और जगह जगह पे देके निकल के चला जाता है, फिर से जाके उठा रहा है, फिर से आके। वो केमिकल एनर्जी जो है हमारे फ्यूल में, उस केमिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, उस स्टीम को दे दे रहे हैं। भाई ये लो, टोकरी में वो जाके जगह जगह पे देखे। क्लियर। तो क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। एक तो स्टीम आएगा तो यहाँ का एक सिस्टम बनेगा, एक्चुएटर लगेगा और गवर्निंग सिस्टम लगेगा, क्योंकि इसी स्टीम के रेगुलेशन से अपना टरबाइन का स्पीड कम या ज्यादा होगा। तो उसको समझना है अपने को। टरबाइन का जो गवर्नर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर लगता है, वो होता है वुडवर्ड 505। Most of the plant you will have this one, this governor. स्टीम टरबाइन कंट्रोल के लिए वुडवर्ड कंपनी का वुडवर्ड 505 ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग सिस्टम है। यही पूरा का पूरा टरबाइन को कंट्रोल करता है। किस बेसिस पे ये काम करेगा, ये देखेगा टरबाइन का स्पीड कितना है, स्पीड के ऊपर बेस करके। तो आपने को स्पीड मेजर करना पड़ेगा, क्या मतलब टरबाइन का स्पीड फीडबैक देंगे इसको, गवर्नर को, और स्पीड के ऊपर बेस करके अपने को क्या है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है। पकड़ लो, हमने यहाँ पे टरबाइन के साथ क्या लगा के रखा हुआ है, ऑल्टरनेटर लगा के। पावर प्लांट में तो क्या लगाएंगे, ऑल्टरनेटर कनेक्ट किया हुआ है ना, फंडामेंटल का ऑल्टरनेटर है। अब ऑल्टरनेटर में अगर 15 मेगावाट का लोड चल रहा है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बिल्ड अप करेगा। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ये टरबाइन जोर लगा रहा है। जितना जैसे 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 आप लोड बढ़ाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो बढ़ेगा उसी के को बैलेंस करने के लिए टरबाइन अपना टॉर्क लगाएगा, मैकेनिकल टॉर्क। और जब बैलेंस में चल रहा है तो फिर ठीक है,
कोई बात नहीं। सडनली आप और क्या करो, इसको टॉर्क बढ़ा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये कम पड़ जाएगा तो टरबाइन का आरपीएम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे ही स्लो होगा गवर्नर को पता चलेगा, गवर्नर क्या करेगा, हाइड्रोलिक गवर्नर को कमांड देगा कि भाई थोड़ा सा बल्ब और खुल जा। वहां पे कौन सा बल्ब लगता है, I2H लगता है। जैसे हमने कंट्रोल बल्ब में क्या लगाया था, I2P लगाया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे, I2H, मतलब करंट को हाइड्रोलिक, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज है, यहाँ पे हम न्यूमेटिक यूज नहीं कर रहे हैं। तो I2H कन्वर्टर लगेगा, फुटवर्ड गवर्नर I2H को कमांड देगा, सेम जैसे पीएलसी से जाता है। और I2H क्या करेगी, इसके एक्चुएटर को और थोड़ा खोल देगी। जैसे खुला, स्टीम ज्यादा गया, स्टीम गया तो उसका आरपीएम बढ़ गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? तो बॉयलर में क्या हुआ, अब ज्यादा स्टीम आने लगा, तो बॉयलर में जैसे ही ज्यादा स्टीम आएगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो आपको फीडिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो फ्लो मेंटेन होगा, प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है? अब पकड़ लो, आ रहे हैं। अब पकड़ लो, सडनली यहाँ पे लोड कम हो गया। जैसे ही लोड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब तुम जोर लगा रहे थे ज्यादा, ऐसे घुमाना पड़ा और अचानक से जोर कम हो गया, क्या हो जाएगा तुम्हारा, आरपीएम बढ़ जाएगा, टरबाइन का स्पीड बढ़ेगा। जैसे ही स्पीड बढ़ेगा गवर्नर को पता चल जाएगा स्पीड बढ़ गया है, या I2H को तुरंत कमांड देगा कि बात थोड़ा कम कर दो, स्टीम का रिक्वायरमेंट कम हो गया, आरपीएम बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे जो एक्चुएटर है वो एक्चुएटर बहुत क्लोज करेगा, स्टीम का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, कम फ्लो होगा। स्टीम जैसे ही कम फ्लो होगा तो पीछे तरफ बैक प्रेशर आएगा स्टीम का, तो बॉयलर का प्रेशर क्या होगा, बॉयलर प्रेशर बढ़ेगा। बॉयलर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी पॉप करेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, सेफ्टी पॉप करेगा। समझ में आया? तो ये कनेक्टेड है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपना कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की डिमांड बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, लोड बढ़ने से करंट का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, लोड तो रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो लोड बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, लोड लगा रहे हो आप, पकड़ लो जनरेटर के ऊपर क्या है, लोड ही लगाओगे ना, लोड 1 लोड 2 लोड 3, अपना सारा इक्विपमेंट लगा रहे हो। तो जैसे जैसे इक्विपमेंट लगा रहे हो, हर एक इक्विपमेंट का अपना रेजिस्टेंस है ना, तो सारा रेजिस्टेंस जनरेटर पे आ रहा है, तो लोड लोड बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होना चाहिए, कमेगा कि बढ़ेगा, क्यों, V इक्वल टू आई आर, कमेगा, करंट कमेगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज तो आपके इंजन के भी है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर करंट कम होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो लोड बढ़ने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम होगा क्या, भाई लेना, लोड बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, लोड बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, पैरेलल कनेक्शन है। जैसे जैसे आप पैरेलल लगाओगे, आप अगर आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करते हो, आर आर आर, अगर n नंबर आर होता है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आर बाई n। तो जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा। सो लोड का बढ़ना नॉर्मली, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि नॉर्मली पैरेलल में कनेक्शन करना है। हां, तो सीरीज में नहीं कर सकते, सीरीज में करने से क्या दिक्कत है, सीरीज में करने से करंट कम ही करना, कम होगा। हां, तो करंट
कम जाएगा। और क्या है, क्यों नहीं कर सकते? सोचो भाई, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो आप वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। हाँ वोल्टेज जा ही नहीं पाता। अब सारा लोड अगर मेरा सीरीज में है तो एक लोड के लिए मुझको चाहिए था 20 वोल्ट, ठीक है। अब पूरा का पूरा आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तीनों को मिल रहा है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे, और तीनों मिला के मैंने 20 वोल्ट। और ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? करंट जितना जाएगा और जिसका जितना रेजिस्टेंस है, I1 R1 I2 R2 R3 R3, उतना वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। इसीलिए अगर सीरीज पे हम लगाते हैं तो बल्ब जिसका पावर ज्यादा है वो डीम चलेगा, जिसका कम है पावर वो थोड़ा ब्राइटर चलेगा, लेकिन दोनों ही लाइट नहीं दे पाएंगे, कम देंगे, ठीक है। सो लोड हमेशा हम लोड कनेक्ट करते हैं पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट, इसका करंट बढ़ता है, करंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा, टरबाइन का मैकेनिकल टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। मैकेनिकल टॉर्क बढ़ाने के लिए इसको स्टीम ज्यादा चाहिए, स्टीम ज्यादा चाहिए। मैकेनिकल टॉर्क अब कैसे सेंस कैसे करेगा कि वहां पे बढ़ा? तो जैसे ही मैकेनिकल टॉर्क बढ़ा तो इसका स्पीड कम हो गया। द मोमेंट स्पीड इज डिक्रीजिंग, गवर्नर पकड़ लेगा, उडवर्ड गवर्नर एकदम इमीडिएट पकड़ेगा, भाई मेरा स्पीड कम हो रहा है। ये I2H को कमांड दे देगा। I2H क्या करेगा? जैसे I2 काम करता है उसी तरीके से खोल देगा तो स्टीम का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही स्टीम का फ्लो बढ़ गया स्पीड बढ़ जाएगा। अब फिर से बैलेंस। तो वेरी हाईली प्रिसाइज काम होता है वुडवर्ड गवर्नर का, और I2H कन्वर्टर काफी कॉस्टली सामान होते हैं स्टीम टरबाइन के लिए। मेन काम तो यही करना है। अभी अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ राजस्थान में, एक शुगर प्लांट में एक्सीडेंट वाला दिखाया था वीडियोस को। क्या हुआ था वहां पे? ओवर स्पीड पे टरबाइन ब्लास्ट हो गया। अब ओवर स्पीड होने का कारण क्या है? ओवर स्पीड, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो गवर्नर को पता नहीं चला क्या? डेफिनेटली पता चला। गवर्नर से ओवर स्पीड पे ट्रिपिंग है, डेफिनेटली ट्रिपिंग किया हुआ है। एक्चुअल रीजन तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है, किसी ने बताया है। क्या क्या हो सकता है? अगर गवर्नर ओवर स्पीड को सेंस नहीं कर पाता है और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग नहीं होता है तो इसका स्पीड और बढ़ेगा, मतलब आपका जो एक्चुएटर है वो बंद नहीं हो रहा, स्टीम पास भी हो रहा है, तो इसका स्पीड और बढ़ेगा। हायर आरपीएम पे मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग दिया होता है। मैकेनिकल ओवर स्पीड जो होता है, टरबाइन के शाफ्ट के अंदर ही एक बॉल रखा होता है जो लीवर को, जैसे स्पीड बढ़ेगा एक पर्टिकुलर स्पीड पे, ओवर स्पीड पे जाकर लीवर को हीट करेगा, बॉल निकल के आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा और लीवर को हीट करेगा तो अपना कंट्रोल ऑयल ड्रेन हो जाना चाहिए, टरबाइन बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हुआ वो देखने वाली बात है। पकड़ लो, टरबाइन का स्पीड बढ़ रहा है, लोड अचानक से कट हो गया, पूरा 15 मेगावाट का लोड लगा रहा था, अचानक से पूरा का पूरा अल्टरनेटर आउट हो गया तो पूरा जीरो पे आ गया, तो बहुत हाई आरपीएम जाएगा और विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जाएगा हाई आरपीएम। तो उतने आरपीएम पे पकड़ लो, मेरा वुडवर्ड गवर्नर सेंस ही नहीं कर पाया, सेंसर खराब हो गया या फिर बाईपास कर दिया, करके रखा हुआ है किसी ने, सारा चीज मैंने मान लिया, तब भी मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग होना चाहिए टरबाइन। टरबाइन का मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग दिया होता है इलेक्ट्रॉनिक ओवर स्पीड से 10% ऊपर। तो उससे क्या होगा कि शाफ्ट के अंदर एक बॉल कैसे देंगे, शाफ्ट के अंदर एक मैकेनिकल बॉल रख दो, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर आरपीएम पे ही उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो निकल के आएगा, और वो बॉल आके ना, जैसे लीवर रहता है, लीवर पे हिट करेगा, लीवर पे हिट किया तो सारा कंट्रोल ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाएगा,
कंट्रोल ऑयल ड्रेन होने से एक्चुएटर बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुएटर को खोल के कौन रखता है? कंट्रोल ऑयल ही इसको खोल के रखता है। ऑयल प्रेशर से खुला होता है, जैसे ऑयल प्रेशर ड्रेन हुआ ये बंद हो जाना चाहिए, तो स्टीम जाना नहीं चाहिए, तो ये तो होना चाहिए। अब वहां का क्या एनालिसिस रहा है, क्यों नहीं हुआ है, वो वही लोग जाने क्या एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि टरबाइन का स्टीम इनलेट लाइन पे स्ट्रेनर रहता है, तो स्ट्रेनर अगर टूट के जाके एक्चुएटर में फंस गया हो, एक्चुएटर बंद ही ना हो पाया हो, ऑयल ड्रेन हो गया लेकिन फिर भी मैकेनिकली चोकिंग की वजह से बंद नहीं हुआ, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वेरी डेंजरस है, वेरी वेरी डेंजरस है। तो ये तो ठीक वो कोर्स मतलब कितना बड़ा रहता है वो? है, वो है मेटल का ही बॉल होता है, अंदर में शाफ्ट के अंदर नहीं डाला होता है, फोटो होगा तो मैं दिखाऊंगा। एनीवेज, तो अपना मेन फंडा है कि स्टीम टरबाइन को समझ रहे थे। स्टीम टरबाइन में स्टीम आ रहा है, इसमें आने के बाद क्या होगा, ग्लाइड होकर निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे। फर्स्ट जो स्टेज होता है, पहला स्टेज, इसको बोला जाता है एयर कूलिंग। क्या बोलते हैं? एयर कूलिंग, ठीक है। पहला स्टेज को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एयर कूलिंग। टेम्परेचर ऑफ स्टीम प्रेशर इज ड्रॉप, पहला स्टेज, ठीक है। चलो मैं कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन में कराऊंगा बाद में कि किस लिए, क्या वजह है कि हमको इतने नंबर ऑफ स्टेजेस बनाने पड़ते हैं, एक ही स्टेज में क्यों कवर नहीं करते। होता ना, छोटा हो जाता टरबाइन, एक ही प्लेट लगाते, एक ही स्टेज रहता, स्टीम वहीं पे डाल दिए, क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आएगी अगर मैं एक ही स्टेज पे स्टीम लगाऊं और यहीं से निकालूं, टरबाइन का साइज छोटा हो गया, मटेरियल कॉस्ट बच गया मेरा, पानी तो गर्म है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक ही स्टेज, थोड़ा बड़ा स्टेज बना दिया, क्या दिक्कत आएगी? आइडिया? अगर एक ही स्टेज पे सारा एंथैल्पी ड्रॉप होगा तो टरबाइन का आरपीएम अनकंट्रोल चला जाएगा, टरबाइन का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, अगर हम एक ही स्टेज पे सारा स्टीम ड्रॉप करा, टरबाइन छोटा हो जाता, मटेरियल कम लगता, दिक्कत क्या होती, स्पीड उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता, अनकंट्रोल्ड स्टेज में चला जाता, क्योंकि स्पीड v is equal to 44.8 root over of k h1 minus कितना मीटर पर सेकंड, क्या होगा? h1 एंथैल्पी है, h2 एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी ड्रॉप speed is directly proportional to square root of your delta H। अगर सारा एंथैल्पी एक ही स्टेज पे ड्रॉप हुआ तो उसका वेलोसिटी क्या होगा?
ठीक है, एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रखते हो तो वेलोसिटी अनकंट्रोल कंडीशन में चला जाएगा, इतना हाई वेलोसिटी। उसी के चलते ना टरबाइन को क्या किया जाता है, आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन किया जाता है, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाना, उसमें आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है, प्रेशर कंपाउंडिंग होता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। तो कर्टिस व्हील का नाम सुने हो, कर्टिस टरबाइन या फिर कर्टिस व्हील। तो कर्टिस टरबाइन किस किस बेस पे बना हुआ है, वेलोसिटी कंपाउंड, कर्टिस व्हील वेलोसिटी कंपाउंड, रेक्यू टरबाइन प्रेशर कंपाउंड, ठीक है। और हम लोग ये यूज करते हैं उसमें क्या है, प्रेशर वेलोसिटी दोनों का कंपाउंडिंग किया जाता है, प्रेशर का भी वेलोसिटी का भी, और फिर हम लोग नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाते हैं कि एक स्टेज पे आपका प्रेशर कम होगा, फिर और थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होगा, तो वेलोसिटी मेंटेन करते हुए, कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हुए हम लोग। इसी के चलते स्टीम टरबाइन का जो मिनिमम आरपीएम आता है 3000 आरपीएम के नीचे शायद से नहीं। तो 3000 आरपीएम का अगर टरबाइन डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटर पे, आप अगर 3000 का टरबाइन लगाते हो तो 3000 आरपीएम का ऑल्टरनेटर मिलता है, टू पोल ऑल्टरनेटर लगा लो, टू पोल ऑल्टरनेटर होने से उसका स्पीड कितना होगा, टू पोल में कैसे 1500 होगा, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना होगा, 50। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का या इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू P डेल्टा N बाई 1, P डेल्टा N बाई 1, ठीक है। मैं ऑल्टरनेटिंग करंट मिल कैसे रहा है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका क्या है, कंडक्टर्स है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, या तो कंडक्टर मूव कर रहा है या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज सर्किट और कंडक्टर व्हेन चेंजेस with respect to time or with respect to space, induced EMF comes in the close in the circuit. अगर सर्किट क्लोज है तो करंट पास करेगा, सर्किट ओपन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, क्लियर। सो जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो या तो स्पेस के रेस्पेक्ट पे या फिर टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज होना चाहिए। अगर आपका स्टेटर भी घूम रहा है, कंडक्टर है वो भी घूम रहा है, और रोटर भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, किस बेसिस पे आएगा, डेल्टा एन दोनों के बीच के जो रिलेटिव स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच के जो रिलेटिव स्पीड है उसके ऊपर P डेल्टा n by 1, टोटल नंबर ऑफ पोल्स P, सो P by 2 हो जाएगा, n is in rpm, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो n by 60 होगा, n को हम rpm में ले लेंगे तो डिवाइड बाय 60, इसलिए 120 का फैक्टर आता है। समझ में आया, नहीं आया, नंबर ऑफ पोल्स P नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, ये मेरा ऑल्टरनेटर, कितना पोल है, P नंबर ऑफ पोल्स है। अब P नंबर ऑफ पोल्स में एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होगा ना, एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होगा, तो टोटल क्या कितने मिले, P by 2। यहां से कंडक्टर यहां पे जाने से ही तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है, तो P by 2 हो गया टोटल नंबर ऑफ पोल्स, हम पकड़ सकते हैं पोल पेयर, और स्पीड कितना है इस कंडक्टर का स्पीड,
ये स्पीड है n आरपीएम। सो n आरपीएम मतलब n बाई 60 आरपीएस, उतना उतना वेरिएशन आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एक सेकंड पे कितना, समझ में आ रहा है। तो यही है p डेल्टा m बाई डेल्टा, ये तो आरपीएम में, इसीलिए ये 60 का फैक्टर है, तो p बाई 3। तो वहीं से हमारा ये स्पीड का फॉर्मूला निकल के आता है कि 120 f बाई p। वन ट्वेंटी एफ बाई पी। अब नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द ऑल्टरनेटर पे डिपेंड करेगा कि मुझको स्पीड कितना रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, मतलब ये हो गया 6000। अब नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द ऑल्टरनेटर 2 पोल का होगा, 4 पोल का होगा, 6 पोल का होगा, 8 पोल का होगा, 20 पोल का होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है। सो अगर मेरा नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 पोल है, P is equal to 2, तो n कितना हो जाएगा, P is equal to 4, P equal to 6। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पोल्स बढ़ रहा है, आरपीएम क्या हो रहा है, कम हो जाता है ना। 20 पोल हो जाएगा, सिर्फ 300 आरपीएम, 1 मिनट पे 300 बार घूमें, उतना कम स्पीड, और इसमें 3000 बार। तो बेस्ड ऑन द टरबाइन सिलेक्ट करना, हमको ऑल्टरनेटर सिलेक्ट करना है। अगर स्टीम टरबाइन है या गैस टरबाइन है, उसका आरपीएम कम नहीं होता, आरपीएम 3000 से ऊपर रहेगा। तो मिनिमम अगर मिल रहा है तो 3000 मिल रहा है मुझको, उससे नीचे तो नहीं जा पा रहे। नंबर ऑफ पोल्स 2 पोल तो मिनिमम है, 2 पोल करने से 3000 आरपीएम, उससे ज्यादा और कहाँ जाओगे, उससे कम ही जाना पड़ेगा। 4 पोल का बनाओगे तो 1500 आरपीएम होगा, अब 1500 आरपीएम का टरबाइन नहीं बन सकता है। मेरा कहना समझ में आ रहा है। तो अगर 3000 आरपीएम का टरबाइन बनाते हैं तो 3000 आरपीएम का मेरे को अल्टरनेटर मिल जाएगा मार्केट में, 2 पोल का अल्टरनेटर बना लेंगे। लेकिन अगर 3000 से ऊपर वाला आरपीएम है टरबाइन का, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 3000 आरपीएम का टरबाइन बनाने के लिए उसका नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ने से ही आप वेलोसिटी कंपाउंड करके उसका वेलोसिटी को कंट्रोल में ला सकते, कम कर सकते। अगर नंबर ऑफ स्टेजेस कम है तो उसका आरपीएम ज्यादा होगा, जितना नंबर ऑफ स्टेजेस कम आएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। तो जितना कम स्टेज में एंथैल्पी ड्रॉप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी को कम करने के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो बड़ा हो रहा है टरबाइन, समझ में आ रहा है। तो हम अगर कम स्पेस में छोटे में बनाना चाहते हैं तो उसका आरपीएम बहुत होता है। गैस टरबाइन छोटा होता है, उसका आरपीएम बहुत हाई होता है ना। स्टीम टरबाइन भी 7000, 8000, 12000 आरपीएम का टरबाइन होता है। 10,000, 12,000 आरपीएम पे अगर घूम रहा है तो कितना हाई स्पीड। अब टरबाइन अगर 12000 आरपीएम पे घूम रहा है और ऑल्टरनेटर मेरा 1500 आरपीएम का 4 पोल का ऑल्टरनेटर, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कपलिंग करने के लिए बीच में गियर बॉक्स करना। यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग नहीं करके गियर बॉक्स के साथ कपलिंग करें।
रिड्यूसिंग गियर वेलोसिटी, समझ गए ना? तो गियर बॉक्स जब आएगा तो अपने को गियर बॉक्स में तेल सप्लाई करना पड़ेगा, गियर के बीच पे उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसका वाइब्रेशन मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो सारा तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। पहला क्या हो रहा है, स्टीम आ रहा है टरबाइन में, नंबर ऑफ स्टेजेस क्यों बनाना पड़ा है, पहला स्टेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड ए हुई, ए हुई, ए हुई के बाद पकड़ लो ये 21 स्टेज का अगर टरबाइन है, अगर 21 स्टेज का टरबाइन है तो इसको हम बोलेंगे 20 ए प्लस 20, ए प्लस 20, तो 21 स्टेज का अगर टरबाइन है मेरा, ए हुई हो गया, उसी में मेरा आधा प्रेशर वहीं पे ड्रॉप होता है, ए हुई प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं, ये भी प्रेशर देखते हैं कि कितना हो रहा है, वहां पे नॉर्मल से निकल के पहला स्टेज पे ड्रॉप होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ड्रॉप होता जाएगा फोर्थ और फिफ्थ स्टेज से। अब ब्लीड निकालो, ब्लीड बोलो या एक्सट्रैक्शन स्टीम बोलो, ये कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, अनकंट्रोल्ड मतलब आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक टरबाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, उतना प्रेशर से निकल जाएगा, कंट्रोल में आप कंट्रोल कर सकते हैं। एनीवेज, हाँ ईविल में 50% प्रेशर ऑलमोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका 80 आपका 0.1 है। कहाँ, तो तो ये तो क्या है, ये तो तुम्हारा एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट साइड है ना, तो यहाँ पे आपका पकड़ लो 65 kg है, तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, यहाँ पे तुमको 30 kg के करीब में मिल जाएगा प्रेशर, और एग्जॉस्ट में जाने से 0.1 पे आया, 0.1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट, मतलब -0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैक्यूम में। कल हमने डिस्कस किया था कि वैक्यूम क्यों रखते हैं कंडेंसर में, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, कैसे बढ़ता है कल डिस्कस किया था, ठीक है, फिर से बता दूंगा। नाउ एक बार पूरा का पूरा सर्किट देखते हैं, स्टीम आया, काम हुआ, यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड पर ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट हुड, एग्जॉस्ट हुड, सो एग्जॉस्ट हुड प्रेशर और एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर देखते हैं। एग्जॉस्ट हुड में क्या प्रेशर मेंटेन होगा, वैक्यूम मेंटेन, -0.9 kg या -0.9 बार, वहां से हमने कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट प्रेशर जो एग्जॉस्ट स्टीम जो है, उस एग्जॉस्ट स्टीम से एंथैल्पी निकाल के लेके चला जाता है, कौन सा एंथैल्पी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट लेके चला गया, तो वो स्टीम जो है वो बन जाएगा कंडेंसेट, जमा होगा कहाँ पे, हॉट वेल में, हॉट वेल में टेम्परेचर कितना है, 46 डिग्री का टेम्परेचर है, तो गर्म पानी है मोटामोटी 50 डिग्री के करीब, उसको कौन खींचेगा, सीपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे है वैक्यूम, -0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वैक्यूम, नीचे से आपका पंप खींच रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पानी है, तो ये पानी नीचे रहेगा कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो माइनस है, नेगेटिव प्रेशर है, तो कंडेंसर वाटर में पानी रहेगा कि वो पानी तो ऊपर चढ़ जाना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही तो जाता है, यहाँ पे आपने पंप लगाया, पंप खींचना है, ठीक है, अगर पंप बंद है, और यहाँ पे पानी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, -0.9 बार का प्रेशर है, मैंने बताया था बार के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अप्रोक्सीमेटली सेम, -0.9, तो ये पानी नीचे रहेगा कि ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैक्यूम है। अब पकड़ लो ये बोतल है, बोतल, अब शक करते हो, शक करने से क्या करते हो, वैक्यूम ट्रीट करते हो, पानी क्या होता है, क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या हो, ये भी पानी ऊपर चला जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं जाता है, उसके लिए
यहाँ पे वैक्यूम बैलेंसिंग किया जाता है। क्या करते हैं? वैक्यूम बैलेंसिंग। इसके साथ ना हॉट वेल का कनेक्शन रहेगा और सीईपी के सक्शन के साथ कनेक्शन रहेगा। मतलब ये पूरा सीईपी का हेडर नेगेटिव प्रेशर पे है, इसीलिए सीपी को नेगेटिव सक्शन हेड पंप बोला। इंड्यूस नेगेटिव सक्शन हेड चाहिए। बीएफपी क्या है? बॉयलर फीड पंप पॉजिटिव सक्शन हेड। वहां पे 1.5 केजी का प्रेशर चाहिए उसको, तब जाके वो खींच सकता है। ये नेगेटिव सक्शन है, इसको वैक्यूम चाहिए। और वैक्यूम बनेगा कैसे? हम लोग कंडेंसर के साथ इसका एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको बोला जाता है वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन। तो सीपी और कंडेंसर के बीच पे पाइप कनेक्शन रहेगा, सक्शन में क्लोज सर्किट होगा और वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर। वैक्यूम क्रिएट कौन कराएगा? इजेक्टर मेरा वैक्यूम क्रिएट करेगा। इजेक्टर प्रोसेस हम देखेंगे बाद में। इजेक्टर मेरा वैक्यूम क्रिएट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है 65 केजी। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि भाई कंडेंसर में वैक्यूम क्यों मेंटेन करना जरूरी है? तो लोगों का आंसर क्या होता है कि अगर कंडेंसर में वैक्यूम नहीं होगा तो स्टीम नहीं आएगा कंडेंसर से। भाई उधर 65 केजी का प्रेशर है, तुम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखो, क्या दिक्कत है? स्टीम नहीं आएगा? आएगा, स्टीम तो आएगा, लेकिन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री के नीचे आएगा तो पानी बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर प्रेशर को ड्रॉप करा देते हैं। प्रेशर ड्रॉप होगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन होगा। तो 46 डिग्री के टेम्परेचर पे, 45 डिग्री के टेम्परेचर पे भी ये जो स्टीम है, एग्जॉस्ट साइड पे स्टीम ही रहना है, वेपर रहना है, तुम्हारा पानी नहीं बनता, कंडेंसेट नहीं बनता। ठीक, उसके बाद जब आप लेटेंट हीट निकाल रहे हो तो जाके कंडेंसेट बनता है। अब ये नीचे रहेगा कैसे? क्योंकि हमने वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन लगा दी। तो यहाँ पे जितना माइनस है यहाँ पे भी उतना ही माइनस है, नेगेटिव प्रेशर। तो बाई ग्रेविटी होनी चाहिए। कंडेंसेट सेम प्रेशर पे रहेगा तो बाई ग्रेविटी नीचे तरफ। समझ में आया बात? का नाम क्या है? वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन। वैक्यूम बैलेंसिंग। एम आई क्लियर? थोड़ा बहुत आएगा, 2-4 बार सुनना पड़ेगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा, इतना में नहीं होगा। जब तक हम लोग निकलेंगे और बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे तब तक समझना है। क्यों बोल सकते हो? ये कंप्लीटली अननोन वर्ड है तुम लोगों के लिए, उससे फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा। ओके, पर टर्बाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं काम। तो हॉट वेल का प्रेशर कितना है? वैक्यूम प्रेशर है -0.9 केजी। टरबाइन के एग्जॉस्ट में कितना है? -0.9 केजी। सीपी के सेक्शन में कितना प्रेशर है? -0.9। टेम्परेचर कितना है? लगभग 50 डिग्री के करीब, 45-46 डिग्री। क्यों ड्रॉप कराया प्रेशर? वैक्यूम क्यों चाहिए? ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके टरबाइन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैक्यूम ना नहीं लगा कराते तो पानी जो है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल लेना पड़ता। 100 से नीचे जाता तो स्टीम से क्या बन जाता है? कंडेंसेट, और मेरा टरबाइन का ब्लेड खराब होगा। तो ये जो 55 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो हमने काम में लगा दिया, एफिशिएंसी बढ़ा। क्लियर? और उसी चीज को हम लोग रेखाएं साइकिल पे देखेंगे कि किस तरीके से टीएस डायग्राम देखने से ही पता चल जाएगा किस तरीके से वो एफिशिएंसी बढ़ता है। स्टीम टरबाइन कौन से साइकिल पे काम करता है? थर्मोडायनामिक साइकिल। कौन सा थर्मोडायनामिक साइकिल पे काम करता है? ब्रेटन साइकिल,
कार्नोट साइकिल पढ़े थे? कार्नोट साइकिल काम करता है। कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल साइकिल। कार्नोट साइकिल इज ए आइडियल साइकिल। अभी अभी तो बोला मैंने रैंकाइन साइकिल, ये अभी मैंने बोला रैंकाइन साइकिल। समझ में आया कुछ कुछ? अब इस टरबाइन को ना ऑपरेट करने के लिए अपने को चाहिए कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। कल दिखाया था मैंने एक बार ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, टोटल 13 ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स मैंने दिखाया है। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। क्या क्या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होंगे? पहला तो मेरा ऑयल सिस्टम है। ऑयल सिस्टम में मेन पंप क्या बोला जाता है? एमओपी, मेन ऑयल पंप। दूसरा था एओपी, ऑक्सिलरी ऑयल पंप। तीसरा था ईओपी, इमरजेंसी ऑयल पंप। चौथा था जेओपी, चेकिंग ऑयल पंप। ये 4 ऑयल पंप मिले थे। फिर हमको मिला, देखने को मिला था सीडब्ल्यू पंप, सीडब्ल्यूपी, एसीडब्ल्यूपी, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप। कूलिंग वाटर के साथ क्या कनेक्टेड है? सिटी फेयर, है ना? टर्निंग गियर या फिर बारिंग गियर। कि टरबाइन जब स्टेयर स्टील में आएगा तो उसको लो आरपीएम पे घुमा के रखना पड़ता है to avoid the slanting of the shaft। नहीं तो शाफ्ट क्या होगा? बैंड हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यूअसली जब तक ठंडा नहीं हो जाता है तब तक उसको घुमाना है, और उसके बाद भी कंटिन्यूअस। कभी भी ना टरबाइन को स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रखना नहीं चाहिए। अगर पकड़ तुम्हारा नॉर्मल 2-4 महीने 6 महीने के लिए टरबाइन बंद है, तब क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है 24 आवर्स में एक बार 180 डिग्री रोटेशन लेकर रख सकते हैं मैंने। लेकिन अगर गर्म है तो इसको कंटिन्यूअसली लो आरपीएम पे घुमाते रहना। 100 आरपीएम पे पकड़ लो, घूम रहा है, इसको कहते हैं बारिंग गियर। टरबाइन शुड बी ऑन बारिंग गियर। नहीं तो इतना हेवी टरबाइन है, गर्म शाफ्ट है, और अगर बियरिंग दो दो सपोर्ट पे ही रहेगा वो, तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा? ऐसे स्लैंडिंग हो जाएगा, और फिर जब घूमेगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग नहीं रहेगा चीजें। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअसली घुमाते रहना चाहिए। अगर आपका बारिंग गियर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ईओपी काम नहीं कर रहा है, तो मैन्युअली होने से भी 180 डिग्री रोटेशन देकर रखें। गर्म टरबाइन है, एकदम चांस नहीं लेना, 180 डिग्री रोटेशन मस्त। 10 मिनट ऐसे दिया, 10 मिनट उसके बाद ऐसे 30 मिनट। सर सिटी फैन, सिटी फैन कूलिंग टावर फैन। कूलिंग टावर में जो इवेपोरेशन होगा, जो तुम्हारा टरबाइन पे ये जो कंडेंसर से जो हीट लेके निकलेगा पानी, गर्म पानी, यहाँ पे कितना पानी कहाँ से आ रहा था? कितना डिग्री? ये 32 डिग्री पे पानी आके घुस रहा था, और वो पानी 40 डिग्री पे निकल रहा है। मतलब यहाँ से हीट लेके जा रहा है ना। तो कूलिंग वाटर के लिए ये सेंसिबल हीट है, स्टीम के लिए ये मेरा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कौन लेके जा रहा है? कूलिंग वाटर लेके जा रहा है। तो कूलिंग वाटर गर्म हो जा रहा है 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। अगर 6-7 डिग्री मिलता है तो बहुत अच्छा एफिशिएंसी। चला गया 40 डिग्री। तो ये जब 40 डिग्री का जो पानी गया, वही पानी ना रिसर्कुलेट होगा, तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करने के लिए क्या करोगे? कूलिंग टावर लगाएंगे। कूलिंग टावर के ऊपर में गर्म पानी जाएगा और फिर नीचे तरफ आएगा, और आते टाइम वो हवा के साथ कांटेक्ट में इवेपोरेट होकर ठंडा हो जाएगा। अब उसको रेट ऑफ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग सिटी फैन लगा देते हैं। कूलिंग टावर फैन इवेपोरेशन रेट को बढ़ाएंगे, नहीं तो ठंडा नहीं हो पा रहा है। अब सर्दी के दिन पे
हो सकता है तुम्हारा सिटी फैन का जरूरत ही ना पड़े, चलाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मी के सीजन पे चलाना पड़ता है। जहां पे पानी कम है वहां पे आप ये इतना पानी मिलेगा नहीं आपको। राजस्थान साइड चले जाओ, पानी की दिक्कत है वहां पे, तो उतना पानी कहाँ मिलेगा। तो हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं, वाटर कूल्ड नहीं। कंडेंसर जो होगा वो एयर कूल्ड होगा। ये यहाँ से स्टीम जो है ना वो पाइप में जाके पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ टावर टाइप रहेगा और उसी के अंदर से जाएगा, तो हवा से बहुत ठंडा रहेगा एयर। हालांकि एयर कूल्ड कंडेंसर जो होगा वो एफिशिएंसी में कम एफिशिएंट होगा वाटर कूल से। वाटर कूल होने से पानी आया ठंडा हो गया तो चला गया। उसके लिए क्या लगा रहे हैं, सिटी फैन लगा रहे हैं, कूलिंग टावर फैन। समझ में आ रहा है। तो CW पंप क्या करता है, कंडेंसर में पानी देता है और कंडेंसर का पानी इन होता है लो टेम्परेचर पे, आउट होता है हाई टेम्परेचर पे, वो चला जाता है कूलिंग टावर पे, कूलिंग टावर से नीचे आएगा पानी, फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर से वही सब करता है। कूलिंग वाटर और जो हमारा DM वाटर है दोनों अलग है, सेम नहीं है। हम मल्टीग्रेड फिल्टर के बाद क्या लगाते हो, IRF लगाते हो, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाते हो, और SSC से पहले से आप कूलिंग टावर में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको कूलिंग वाटर के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है, 32 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो उसके लिए आपको डीमिनरलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ विजिबल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाए सफिशिएंट है, एल्गी वगैरह फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि DM वाटर कॉस्टली होता है, इतना केमिकल यूज करते हैं हम लोग। सो कूलिंग वाटर और DM वाटर सेम नहीं होता है और दोनों मिक्स भी नहीं होता है। मैंने किसी एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब नेशनल लेवल के लेक्चरर है, उनके लेक्चर पे देखा था, वो बोल रहे थे कि इधर से पानी आता है ठंडा होता है और इधर से स्टीम बनती है। सो कूलिंग वाटर जो होता है, कूलिंग वाटर और स्टीम दोनों मिक्स नहीं होता है। स्टीम बाहर से शेल से आ रहा है और कूलिंग वाटर आपके ट्यूब से जा रहा है। समझ में आया। ये पानी डीमिनरलाइज नहीं है, स्टीम जो है वो डीमिनरलाइज। समझ गए, मजा आया, चलाएगा करेंगे। अच्छा चलो बर्निंग सिटीवन बर्निंग रोड क्या बताया था, GSVC फैन। ये क्या है, ग्लैडस्टीन वैन कंडेंसर फैन। ग्लैडस्टीन क्या है, अगर ये मेरा टरबाइन है तो टरबाइन का जो ये ग्लैंड है ना, बेयरिंग जहां पे लगता है वहां पे क्या बोल रहे हैं, ग्लैंड बोल। तो ग्लैंड को सील करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से हवा जो है वो एग्जॉस्ट साइड के अंदर चला जाएगा, वैक्यूम मेरा मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर ग्लैंड सीलिंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, हवा अंदर घुस जाएगी, एयर घुस जाएगी, तो यहाँ पे वैक्यूम जो है वो ड्रॉप होगा या फिर मेंटेन ही नहीं होगा। तो लिवरिंग ग्लैंड लगाते हैं यहाँ पे और उसमें स्टीम प्रेशर देते हैं। कितना स्टीम प्रेशर रहता है ग्लैंड स्टीम का, ग्लैंड स्टीम का प्रेशर रहता है आपका 0.01। पॉजिटिव प्रेशर ही रहेगा, नेगेटिव प्रेशर तो एग्जॉस्ट पे नेगेटिव, इधर से निकल जाएगा नेगेटिव प्रेशर 0.99। 0.99 आटा मतलब -0.01, तो -0.01 से निकल रहा है तो उधर 0.01 प्रेशर से घुस रहा है, ठीक है। गेम्स फैन कंडेंसर तो ये गेम्स फैन क्या है, ये तो ग्लैंड स्टीम हो गई, ये मेरा ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, उसमें जो स्टीम आ रहा है उसी को बोल रहे हैं ग्लैंड स्टीम। ग्लैंड स्टीम सर्किट से आएगा या फिर जब टरबाइन रनिंग हो रहा है तो फिर इंटरनली सेल्फ सीलिंग होगा, टरबाइन के अंदर से ही आ जाएगा,
ठीक है, ग्लैंड में स्टीम। तो वो जो स्टीम आएगा वो स्टीम क्या होगा, उसको निकालना है ना। स्टीम को तो जमा करके नहीं रख सकते हो, स्टीम जमा करके जहां पे रखोगे वो पानी बन जाएगा फिर से, समझ रहे हो। स्टीम अगर जमा होकर बैठेगा तो टेम्परेचर लूज करेगा ना, पानी बन जाएगा, तो स्टीम फ्लो होगा। तो ग्लैंड स्टीम दिए तो उसको निकाल दो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर वहाँ पे होगा इनका ये कंडेंसर है तो यहाँ पे कंडेंसर के ऊपर ही लगेगा फैन। कंडेंस, यहाँ पे कंडेंस करना है ना आपको, तो जो स्टीम वहां पे दिए वो स्टीम निकल के यहाँ पे आया, ठीक है। अब ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में के बाहर से अगर स्टीम आ रहा है तो इसमें भी तो कोई एक कूलेंट चाहिए मेरा, नहीं तो कंडेंस करेगा कैसे। तो वो कूलेंट कौन है, कूलेंट कौन है, वो कूलेंट है मेरा ये सीपी का कंडेंसेट। सीपी का कंडेंसेट जीएसपीसी होकर निकल के जा रहा है ना ये रिटर्न में, तो सीपी के पानी से ही हम ड्रॉप करा दे रहे हैं तो ठंडा कर रहे हैं। अब जितना गैस ठंडा होके हुआ वो तो कंडेंसेट बन के हॉट प्लेट में चला गया, जो कंडेंसेट नहीं बन पाया उसको ये फैन निकाल दे रहा है खींच के। ये होता है ग्लैंड स्ट्रीम सर्किट। ग्लैंड स्ट्रीम में ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द टरबाइन रोलिंग के टाइम पे ग्लैंड स्ट्रीम बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। ग्लैंड स्ट्रीम कंट्रोल वाला उसके थ्रू पीआरडीएस से एक लाइन हम भेजेंगे, और जब टरबाइन रोलिंग पे आ जाएगा, टरबाइन रोलिंग पे आने के बाद वो सेल्फ स्लिंग, सेल्फ स्लिंग मतलब टरबाइन के अंदर से ही यहाँ बाहर से मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और क्या है, ऑयल की स्ट्रेंथ, ये क्या काम करता है, ये मेन ऑयल टैंक पे लगा हुआ है। टरबाइन में तेल चाहिए, ऑयल सिस्टम में एमओपी एओपी जीओपी जेओपी चल रहा है, तेल चाहिए, तेल के लिए एक टैंक चाहिए, उस टैंक को बोला जाएगा एमओटी, मेन ऑयल टैंक, मेन ऑयल टैंक। अब मेन ऑयल टैंक का जो तेल है उसको उसको मिनिमम एक टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, मॉइस्चर फ्री रखना पड़ेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर पे रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे लूब ऑयल हीटर। ताकि तेल का टेम्परेचर बना रहे, ज्यादा ठंडा भी नहीं हो ज्यादा गर्म भी ना हो। तो ज्यादा ठंडा ना हो उसके लिए आपने लगा दिया लूब ऑयल हीटर, और मिस्ट फैन लगा दिया ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह वेपर वगैरह निकल जाए, तेल वगैरह साफ है। गर्म होगा तेल तो उसमें फ्यूम्स, अगर मॉइस्चर कंटेंट है तेल, इम्प्योर तेल है, तो मॉइस्चर कंटेंट है तो गर्म होके आएगा तो क्या होगा, उसमें से फ्यूम्स उड़ेगी, उसको निकालने के लिए मिस्ट फैन लगा दिया, एग्जॉस्ट फैन है और टैंक के ऊपर। और क्या था, ऑयल सेंट्रीफ्यूज। ऑयल सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, तेल से मॉइस्चर को हटाता है। पकड़ लो, आपको मेन ऑयल टैंक में तेल लेना है, नया ड्रम से तेल उठाओ तो उसको सेंट्रीफ्यूज करके उठाओ। ऑयल का गारंटी नहीं है, उसमें अगर पानी होगा तो मॉइस्चर रहेगा तो फिर मेरा टरबाइन का बेयरिंग को इफेक्ट करेगा, तो इसलिए ऑयल सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ऑयल को बहुत स्पीड हाई स्पीड में घुमाएगा, पानी होगा तो छिड़क के ऊपर चला जाए, उसके साथ उसमें हीटर भी रहेगा ऑयल सेंट्रीफ्यूज में, तो गर्म भी होगा, समझ रहे हो। और फिर उससे उसी तेल को हम ड्रम पे लेंगे। दिन में अगर तेल चला है मेन ऑयल टैंक से, जो टोटल ऑयल है उसको एक बार सर्कुलेट कराओ सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, वो भी कर सकते हैं। और क्या था,
कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, उसका फंक्शन तो हम देखेंगे। तो ये 13 ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हम चला रहे हैं अपने स्टीम टरबाइन को चलाने के, और सबका अपना अपना फंक्शन है, उसको चलाने का तरीका है, उसका अपना खुद का इंटरलॉक्स है, और सारे हम लोग उसको समझते हैं। रहेगा याद, रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सारा चीज याद रख लेते हो, सारा फंक्शन समझ जाते हो, तो प्लांट लेवल को आराम से अचीव करते हैं, है ना। पॉइंटर नहीं रहे, ये जितना सारा बात है कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने प्रेशर पे रहेगा, कितना टेम्परेचर पे रहेगा, कितना फ्लो रहेगा, और कौन कौन से लाइन पे क्या हो रहा है, ये अगर आइडिया है आपको, तो कोई प्रॉब्लम आता है तो ट्रबल शूट कर सकते हो। अगर आपको ये वैक्यूम लाइन पता है और आपका कंडेंसर में वैक्यूम नहीं बन रहा है, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन होता है, यहाँ से वैक्यूम आ रहा है, इधर ये वाला लाइन वैक्यूम का होगा, लैंड सीलिंग वैक्यूम से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन जो बंदा बॉयलर टरबाइन डीसीएस पे बैठा है उसको पता है, इसीलिए वो डीसीएस पे बैठा हुआ है। डीसीएस ऑपरेटर जो होता है, टरबाइन का डीसीएस ऑपरेटर, उसको ये सारी बातें पता है, इसीलिए वो बैठ के वहां से कमांड देके कर लेता है कि भाई ये मेरा वैक्यूम नहीं बन रहा है, तो वो इंजेक्टर पे काम करेगा, वो वैक्यूम लाइन चेक करेगा, ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब खोल दो, यहाँ पे ये टेस्टिंग करो, वो कर सकता है बैठ के, वहां पर बैठ के। शिफ्ट इंचार्ज उसको सारी लाइन पता होनी चाहिए, प्लांट हेड उनको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और हम लोग इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, ताकि आपको कोई घुमा नहीं सके। इफ somebody is coming and telling you एक काम कर, वो स्पीड का जो गवर्नर से स्पीड का ट्रिपिंग दिया हुआ है ना, उसको बाईपास कर, आप उसकी तरह बाईपास करके रख दिए। कल टरबाइन उड़ गया, किसने बाईपास किया था, नीतीश ने किया। तो कोई भी प्रोटेक्शन, ये सारी बात तो कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन को समझना बहुत बढ़िया से, प्रोटेक्शन कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत पे बाईपास नहीं करना चाहिए। और कुछ होते हैं जो नॉन क्रिटिकल ट्रिपिंग, नॉन क्रिटिकल मतलब इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, उसको कुछ समय के लिए किसी सिचुएशन पे हम लोग करते हैं कभी कभार, बट दैट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि बाईपास किए और भूल गए और 6 महीने चला रहे हैं बाईपास ही रहे। क्यों बाईपास करेंगे? कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर कभी कभी बाईपास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, उससे उतना दिक्कत नहीं आ रहा है, तो हम लोग उतना आइडिया रहे कि हम क्या बाईपास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और टरबाइन का पूरा हमको समझना पड़ेगा, ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, स्टार्टिंग इंटरलॉक्स, स्टार्ट प्रिमिटिव्स, टरबाइन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जब चल रहा होगा तब क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर पे टरबाइन ट्रिप करना चाहिए, पैरामीटर का रेंज कितना, स्टीम टेम्परेचर कितना होने से टरबाइन बंद हो जाए, उससे ज्यादा जाने से ट्रिप कर जाए, हाई पे भी होगा लो पे भी। स्टीम प्रेशर पे टरबाइन का ट्रिपिंग देंगे कि उससे कम हो जाएगा तो टरबाइन बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो पानी आ जाएगा, तो टरबाइन की सेफ्टी हमको देखनी पड़ेगी जगह जगह पे। वैक्यूम अगर ज्यादा लो हो जा रहा है तो टरबाइन ट्रिप कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेट बन जाएगा, फॉर्म करेगा। वाइब्रेशन पे ट्रिपिंग देंगे, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिपिंग देंगे। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मतलब आगे पीछे, वाइब्रेशन मतलब एक्स वाई डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट शाफ्ट का, उस पर ट्रिपिंग होगा। लूब ऑयल प्रेशर पे होगा, लूब ऑयल टेम्परेचर पे होगा, लुब्रिकेशन ऑयल भी जा रहा है, उसके प्रेशर पे उसके टेम्परेचर पे टरबाइन का ट्रिपिंग देना जरूरी है। नहीं तो पता चला कि ऑयल ही नहीं जा रहा है, टरबाइन चल रहा है, तो बियरिंग
ठीक है, चलो धीरे धीरे करेंगे। इस सर्किट को तो कम से कम खत्म करो, और उससे पहले जो बॉयलर का हमने सर्किट किया हुआ है वो सर्किट वगैरह पूरा क्लियर होना चाहिए दिमाग, ठीक है, एकदम क्लियर। अभी ये कुछ दिन यही सब चलेगा, सर्किट के ऊपर ही डिस्कशन चलता रहेगा जब तक क्लियर नहीं होता है। ओके, हाँ आगे चलना चाहिए आईटीएम एमपी। बॉयलर का आईडी फैन सबसे पहले चालू होगा, उसके बाद ये फैन, उसके बाद एफडी फैन, उसके बाद आपका कोल। आईडी फैन का इंटरलॉक, आईडी फैन का इंटरलॉक हम देंगे ड्राम लेवल, हाई हाई एंड ड्राम लेवल लो। ड्राम लेवल अगर 10% से नीचे गया तो आईडी ट्रिप कर जाए, ड्राम लेवल अगर 80% से ऊपर गया तो आईडी ट्रिप कर जाए। हाई पे इसलिए देना है कि ताकि अगर ड्राम लेवल हाई हो गया तो वाटर कैरी ओवर या फिर सिलिका कैरी ओवर होने का चांसेस बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक। लो पे इसलिए देना है कि अगर ड्राम में पानी ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, स्टारवेशन, बॉयलर स्टारवेशन होगा, ट्यूब वगैरह खराब हो जाएंगे, गर्म बॉयलर होगा। तो कूल डाउन का पानी तो रहना चाहिए, तो 10% पानी मेंटेन करके रखो भाई, तो आईडी फैन को करो। तो आईडी फैन का मेन कीपिंग प्रोसेस इंटरलॉकिंग ये दो पैरामीटर्स है। पीएफएन का इंटरलॉकिंग किसके साथ है, पीएफएन का है आईडी फैन। अगर आईडी फैन चलेगा तब जाकर पीएफएन चलना चाहिए, अदरवाइज पीएफएन नहीं चलेगा। सर पीएफएन चलने के लिए तो एफडी भी चाहिए ना। एफडी हेडर से पीएस अप कर रहा है, लेकिन पीएफएन चलने के लिए एफडी का चलना जरूरी नहीं है। हम लोग जब चलाएंगे, देखो स्टार्टिंग पे तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप सिर्फ पीए चला के बैठ गए हो, एफडी नहीं चला रहे हो। आपको चलाना तो तीनों पे नहीं है, आईडी को भी चलाना है, एफडी चलाना है, पीए भी चलाना है, एफडी चलाना है। आईडी के पहले आईडी फैन को स्टार्ट करेंगे, फिर पीए फैन को करेंगे, फिर एफडी फैन को करेंगे। उसके पीछे का कारण है, कारण ये है, पकड़ लो आपका फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, रनिंग है, बॉयलर रनिंग है, फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, और आपका पीएफएन ट्रिप कर गया। अगर पीएफएन ट्रिप कर जाता है तो जो कोल नोजल है, कोल नोजल से हवा आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है पूरा, तो जो वेट मटेरियल है वो क्या होगा, इस पाइपलाइन पे भर जाएगा, तो मेरा पीए लाइन क्या होगा, चौक हो जाएगा। इसीलिए पीए अगर बंद होता है तो एफडी बंद हो जाएगी। समझ में आया क्यों दिया है ये इंटरलॉक। लेकिन अगर एफडी बंद हो तो फिर पीए बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि एफडी बंद हो गया तो फ्लूइडाइजेशन बंद हो गया, यहां से आपका क्या हो जाएगा, हवा आता रहे, लेकिन कोयला ना, पीए लाइन से कोल आ रहा है ना, तो कोयला नहीं आना चाहिए। कोयला अगर आ गया, कोल आ गया, फ्यूल आ गया और फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोयला क्या होगा, बेड पे गिरेगा, स्टैटिक बेड पे, और वहां पे जलेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। एश का फ्यूजन टेम्परेचर कितना है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्यूज हो जाएगा, क्लिंकर बनाएगा। तो कोयला जो है वो कोयला नहीं चला, इसलिए एफडी अगर बंद होता है तो हम लोग कोल फीडर को बंद कर दें। ना समझ में आ रहा है, एफडी फैन जैसे बंद होगा कोल फीडर बंद होगा, पीएफएन बंद नहीं होगा। अगर पीएफएन को बंद कर देंगे तो फिर से क्या होगा कि पीएलआई चौक होने का चांसेस है, कि कुछ पाइपलाइन पे कुछ कोयला था वो जा नहीं पाया, उसी में बंद हो गया, तो दिक्कत। हम क्या करें, एफडी बंद है तो कोल फीडर बंद हो जाए, लेकिन कोयला नहीं है, सेफ्टी है। एफडी का इंटरलॉक किसके साथ है,
एफडी का इंटरलॉक दिया हुआ है तुम्हारा, एक तो दिया हुआ है पीएफएन के साथ, और दूसरा है 20 फार्नेस प्रेशर के साथ। फार्नेस प्रेशर प्लस 25 mm WC से ऊपर गया तो एफडी का ट्रिप कर देगा। तो ये प्रोसेस इंटरलॉकिंग जो होगा ना बॉयलर में और टरबाइन पे, वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको हर एक पैरामीटर का बहुत अच्छा सटीक नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि क्यों कर हो रहा है, इतना दिए तो उतना क्यों नहीं दिए, और उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर एक पैरामीटर को। लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। बट इस आईटीडीए एफडी देन बोल सकते हैं। अब उसमें फिर एफडीसी आएगा, पीएससी आएगा, उसको निकालेंगे सब। एफडीसी का इंटरवल आएगा, पीएससी का इंटरवल आएगा, सारे इंटरवल्स भी आएगा। ठीक है।